डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंटर कॉमर्स क्लासेज। इंटर कॉमर्स क्लासेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। तो जो हमारा कॉमर्स है +2 का, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ टाइम जो है बचा हुआ है, जो CBSE का एग्ज़ाम है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग जो हमारा चैप्टर है NPO का, उसके जो भी टर्म यूज किए जाते हैं उन सभी टर्म का हम लोग आज ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह सीख लेते हैं कि जो भी एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस का ट्रीटमेंट जो है कैसे किया जाता है। तो कोई भी एक्सपेंस अगर आपको दिया होगा तो उसका ट्रीटमेंट जो है इस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले लिखा जाएगा अमाउंट पेड, यानी जो भी अमाउंट पेड किया हो गया होगा उसको हम लोग लिख देंगे, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यानी उस एक्सपेंस का जो भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा उसको हम लोग प्लस कर देंगे। और इसके साथ एक और प्लस होगा एडवांस ऑफ द एक्सपेंस, यानी जो भी होगा हमारा एक्सपेंस, जैसे मान लीजिए अगर सैलरी है तो सैलरी का ओपनिंग एडवांस जो है प्लस किया जाएगा और इसके साथ ही इसका जो रिवर्स होगा वो माइनस कर दिया जाएगा, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा और क्लोजिंग एडवांस जो है उस एक्सपेंस का माइनस कर दिया जाएगा। तो ये रहा हमारा एक्सपेंस का एडजस्टमेंट। अब जो है कंज्यूमेबल जो गुड्स होते हैं तो उसका एडजस्टमेंट जो है इस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक और प्लस परचेजेज, जो भी परचेजेज होगा ड्यूरिंग द ईयर उसको हम लोग प्लस कर देंगे और लेस किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो भी स्टॉक होगा क्लोजिंग वाला स्टॉक उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। और माइनस करने के बाद जो हमारा बैलेंस आएगा वो हो जाएगा हमारा मटेरियल कंज्यूम या मटेरियल यूज। इसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अब जो है कई बार क्या होता है कि जो परचेजेज जो है आपको नहीं दिया रहता है, तो सिंपली जो है परचेजेज दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश परचेजेज और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट परचेजेज। तो कैश परचेजेज बुक में दिया होगा, अगर कैश परचेजेज नहीं दिया है तो हमें सिंपली प्लस करना होगा क्रेडिट परचेजेज। तो क्रेडिट परचेजेज फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स। इससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा जो क्रेडिट परचेज हुआ है वो कितना है, और कैश परचेज दिया रहेगा तो दोनों को प्लस करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि जो हमारा परचेजेज है वो टोटल कितना है। तो टोटल परचेजेज इक्वल टू हो जाएगा कैश परचेजेज और प्लस क्रेडिट परचेजेज। अब जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म जो है NPO में पढ़ना होता है और वो होता है हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन जो है यानी ड्यूरिंग द ईयर कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स नहीं बताता है और पर मेंबर से कितना सब्सक्रिप्शन ड्यू है ये नहीं दिया रहता है, और बेल आइकन को और हमें क्वेश्चन में यह दिया रहता है कि आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहता है और एडवांस का जो है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जो है दिया रहता है। तो उसको हम लोग इस प्रकार से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाई बैलेंस BD, यानी हमें जो हमारा ओपनिंग एडवांस होगा सब्सक्रिप्शन का उसको लिख देते हैं बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी जो भी हमें सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है उसको हम लोग प्लस कर देते हैं। और फिर लिखते हैं हम लोग बाई बैलेंस CD, यानी क्लोजिंग जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन होगा इन तीनों को प्लस कर दिया जाता है।
अब उसके बाद हमें 2 टर्म माइनस करने होते हैं, वो होता है टू बैलेंस BD, यानी जो हमें माइनस करना है वो होता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या ओपनिंग ड्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन या ओपनिंग एरियर्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन। और माइनस एक और टर्म करना होता है हमें, वो होता है क्लोजिंग एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी उस सब्सक्रिप्शन का जो भी हमारा क्लोजिंग एडवांस होगा उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। इस तरह से जो हमें अमाउंट जो है निकल के आता है वो हमारा होता है सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, और इसी सब्सक्रिप्शन को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सपेंस का ट्रीटमेंट और कंज्यूमेबल का ट्रीटमेंट। और एक इसके साथ हम लोग एक और ट्रीटमेंट है उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, और वो हमारा ट्रीटमेंट होता है इनकम का। तो अगर कोई इनकम है तो उसका ट्रीटमेंट जो है कैसे किया जाता है, जैसे मान लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट पर निकालना है या कोई भी इनकम जो है आपको दिया गया है तो उसका ट्रीटमेंट जो है इस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम लोग टोटल जो इनकम हुआ उस एसेट्स पर या कोई भी इन्वेस्टमेंट पर, तो हमें होल ईयर का जो भी इनकम है उस इनकम को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। जैसे मान लिया हमने 1 लाख रुपीज़ का एक हमने इन्वेस्टमेंट किया है और उसका 10% जो है इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो 10% इंटरेस्ट चूँकि जो है 10,000 रुपया हो जाएगा। अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ₹5,000 जो है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 रुपया जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है और 5,000 रुपया इंटरेस्ट जो है नहीं रिसीव हुआ है। तो इनकम का जो एडजस्टमेंट करना होता है वो इस प्रकार से होता है। अमाउंट रिसीव्ड, जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, और प्लस इसके साथ हम लोग एक चीज़ को प्लस कर देते हैं, वो होता है हमारा एक्रूड इनकम, यानी जो भी हमें इनकम एक्रूड है या ड्यू है, यानी अर्न तो हो गया है बट रिसीव नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। और प्लस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा उसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। अब जो है अब एसेट्स का ट्रीटमेंट हम लोग सीख लेते हैं कि एसेट्स का ट्रीटमेंट जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि एसेट्स अकाउंट बना लिया जाएगा, और एसेट्स अकाउंट का ट्रीटमेंट जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस प्रकार से करना होता है अब जो है हम लोग उसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो एसेट्स का जो भी जो है डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया होगा एसेट्स का, उसको हमें रिकॉर्ड करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में डिप्रिसिएशन जो है रिकॉर्ड करना होता है। अब जो है एसेट्स के रिगार्डिंग जो हमें दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टर्म को रिकॉर्ड करना होता है वो होता है लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। अगर किसी फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया गया है और उस फिक्स्ड एसेट्स पर कोई गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो उस गेन और लॉस को हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बोथ साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड भी और इनकम साइड भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि एक्सपेंडिचर साइड में किसको रिकॉर्ड करना होता है और इनकम साइड में किसको रिकॉर्ड करना होता है। तो अगर एसेट्स को सेल करने से हमें लॉस हुआ है तो उस लॉस की अमाउंट को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करना होता है। अगर एसेट्स को सेल करने से हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट जनरेट हुआ है, तो उस प्रॉफिट को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में यानी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना होता है। अब कुछ और भी टर्म है जिसको लेकर के हमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि इस टर्म को जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है या बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। तो आइए हम लोग उन सभी टर्म को बिल्कुल सिंपल वे में समझने वाले हैं, उसका रिकॉर्डिंग जो है कहाँ पर करना होता है।
अब जो है एक टर्म हमारा आता है डोनेशन। अगर सिंपल आपको डोनेशन दिया गया हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में उसे रिकॉर्ड करना होता है। याद रखिएगा आप लोग, अगर सिंपली केवल डोनेशन लिखा हो तो उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में रिकॉर्ड करना होता है। अब जो है अगर स्पेसिफिक डोनेशन दिया गया हो तो उसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अब जो है अगर किसी प्रकार का फंड है और उस फंड के रिगार्डिंग कोई हमें इंटरेस्ट प्राप्त होता है तो उस इंटरेस्ट की अमाउंट को भी हमें उसी फंड में प्लस करके जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो है हमें दिखाना होता है, शो करना होता है। अब जो है अगर मान लेते हैं कोई जो है फंड है और उस फंड के रिगार्डिंग जो है कोई एक्सपेंसेज है तो उस एक्सपेंसेज की अमाउंट को उस फंड में से माइनस कर दिया जाता है और तब जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। अब इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल लेकर के आपको जो है पूरा क्लियर कर देने वाला हूं कि अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है तो उसका ट्रीटमेंट जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स में कैसे किया जाता है, यानी एनपीओ का जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं उसमें इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अब मान लिया हमने कि जो हमारा मैच फंड है वो 10 लाख रुपीज़ है और मैच एक्सपेंसेस जो है 8 लाख रुपीज़ है, तो मैच फंड हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 10 लाख रुपीज़ इनर कलम में और उसमें से माइनस कर देंगे मैच एक्सपेंसेज 8 लाख रुपीज़, तो हमारा बैलेंस आएगा 2 लाख रुपीज़। इस 2 लाख रुपीज़ को ही रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब एक और केस लेते हैं कि अगर हमारा मैच फंड जो है 10 लाख रुपीज़ है और मैच एक्सपेंसेज जो है 11 लाख रुपीज़ है। अगर इस तरह का केस दिया हो कि मैच एक्सपेंसेज जो है या किसी फंड का जो एक्सपेंसेज जो है उस फंड से ज़्यादा कर दिया गया है तो उस एक्सेस अमाउंट को जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करना होता है और उसका रिकॉर्डिंग जो है इस प्रकार से किया जाएगा। बैलेंस शीट में किया जाएगा मैच फंड 10 लाख रुपीज़ और माइनस किया जाएगा मैच एक्सपेंसेज 10 लाख रुपीज़, तो हमारा बैलेंस आएगा नील, यानी मैच फंड तो बैलेंस शीट में होगा ही नहीं। अब जो है हमने 1 लाख रुपये जो एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, एक्सेस किए हैं, उस एक्सेस अमाउंट को जो है हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में जो है रिकॉर्ड करना होता है। तो ये रहा हमारा सभी टर्म का हमने अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया। अब जो है एक दो टर्म और स्पेशल हैं उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। अब एक हमारा होता है इंट्रेंस फ़ी। अगर इंट्रेंस फ़ी के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया हो तो यह मान लिया जाता है कि यह जो है रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और इनको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अब एक और हमारा टर्म होता है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी को जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कैपिटलाइज कर दिया जाता है। और एक और जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म होता है हमारा वो होता है लीगेसी और एक और टर्म होता है इंडूमेंट फंड। तो अगर लीगेसी दिया गया हो तो लीगेसी को भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है और इंडूमेंट फंड भी जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह के नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।